तो जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि लूजिंग ने तियानलू ऑक्शन हाउस में अपने लिए वेपन रिफाइनिंग स्किल मैनुअल खरीद लिया था और अब आगे तो हमारे वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हम सेकंड ट्रेजर को देखते हैं जो कि एक डिवाइन एसेंस होता है जिसकी प्राइस 20,000 से शुरू होती है और उस डिवाइन एसेंस को वहाँ पर कई सारे लोग खरीदना चाहते थे, इसीलिए उसकी प्राइस जल्दी से जल्दी 50,000 तक पहुँच जाती है। और वहीं लूजिंग भी उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि वो भी उसे खरीदना चाहता था अपने ड्रैगन स्कल्स की पावर्स बढ़ाने के लिए, लेकिन अब उसके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो उसे यहाँ पर खरीद सके, इसीलिए वो वहाँ पर कुछ भी नहीं करता है। और वहीं वो डिवाइन एसेंस वहाँ पर मौजूद एक एल्डर खरीद लेता है, जिसके बाद अब उनके लास्ट और सबसे प्रीशियस ट्रेजर की बारी आती है जिसका कि हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो चीज वही फायर लाइन बीस्ट का क्रिस्टल होता है जिसे कि लूजिंग अपने साथ यहाँ पर लाया था। और उसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बिल्कुल ही शॉक हो गए होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि आज उन्हें यहाँ पर इतना कीमती ट्रेजर देखने को मिलेगा जो कि इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ही रेयर होता है। और वो सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस लू उसकी प्राइस 30,000 से शुरू करती है, जहाँ पर उनके ये कहने की देरी थी कि वहाँ पर दो बंदे उसे लेने के लिए आपस में ही झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर उनमें से पहला बंदा उसकी कीमत 45,000 लगाता है, इसीलिए वहाँ पर वो दूसरा बंदा भी 45,000 कहता है। तो ये देखकर वो पहला बंदा भी पीछे नहीं हटता है और वहाँ पर 50,000 कहता है। और वो दोनों जन आपस में झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आवाज आती है 80,000, जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो आवाज वहाँ पर एक एल्डर की होती है जिनका नाम एल्डर यी है, और वहाँ पर मौजूद दूसरा एल्डर हुआंग है। और एल्डर यी उससे कहता है कि तुमने पहले ही यहाँ पर डिवाइन एसेंस ले लिया है, इसीलिए अब तुम इसे मुझसे यहाँ पर लेने की कोशिश मत करना। जिस पर एल्डर हुआंग हंसता है, लेकिन उसे वो खरीदने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि डिवाइन एसेंस खरीदने की वजह से अब उसके पास ना के बराबर पैसे बचे हैं। और वहीं नीचे मिस लू उस क्रिस्टल की प्राइस और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब उस क्रिस्टल की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि वहाँ पर मौजूद लोग उसे तो खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो सभी वहाँ पर कुछ भी नहीं कहते हैं, जिस वजह से अब वो क्रिस्टल एल्डर यी के नाम कर दिया जाता है। और वहीं लूजिंग और उसके दोस्त ऊपर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं, जहाँ पर लूजिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश होता है, इसीलिए वो वहाँ पर कहता है कि 80,000 ये तो सच में बहुत ज्यादा ही अच्छी प्राइस है। लेकिन तभी बीच में मोचन उसे टोकते हुए कहता है कि तुम भूलना मत, हमने भी यहाँ पर एक ज्यादा प्राइस वाली चीज खरीदी है, इसीलिए क्या तुम्हारे पास उसके लिए भी पैसे हैं? जिस पर लूजिंग उसे उस क्रिस्टल के बारे में बताने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर वुशियांग उसे बीच में रोक लेता है और उससे वहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, लेकिन लूजिंग तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें वो पैसे मुझे फ्यूचर में लौटाने होंगे। जिसके बाद वो तीनों शांति से वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मिस लू उनके सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? तो उन्हें अचानक से अपने सामने देखकर वुशियांग जल्दी से मिस लू को साइड में ले जाता है और उनसे वहाँ पर बड़े ही प्यार से कहता है कि क्या आप हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकती हैं? वैसे भी हम एक परिवार जैसे हैं और घर की बात घर में ही रहेगी। जिस पर मिस लू भी मजाक करते हुए कहती हैं कि मुझे भले ही पैसे से प्यार है, लेकिन मैं इस ऑक्शन हाउस के नियमों का बहुत अच्छी तरीके से पालन करती हूँ, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर पैसे तो देने ही होंगे। तो ये सुन के वुशियांग वहाँ पर पूरी तरीके से घबरा जाता है, लेकिन तभी लूजिंग बीच में आता है, इसीलिए वो मजाक छोड़ के लूजिंग से कहती हैं कि तुम्हारा दिया हुआ फायर रैन का क्रिस्टल आज की हमारी सबसे हायर प्राइस 80,000 पर बिचा है, इसीलिए वो वहाँ पर अपना कमीशन और उस मैनुअल की प्राइस काटने के बाद बचे हुए बाकी के सभी पैसे जो कि 50,000 होते हैं वो उसे एक टोकन के फॉर्म में देने लगती हैं। और वहीं ये देखकर तो वुशियांग को जोर का झटका और भी जोरों से लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लूजिंग को वो पैसे नहीं चाहिए थे, इसीलिए वो वहाँ पर उनके बदले में कई सारे आर्कन वेपन्स खरीद लेता है ताकि वो उनके अंदर से एसेंस निकालकर अपने एल्जर ड्रैगन की स्कल्स पावर्स को बढ़ा सके।
जिसके लिए मिस लू भी वहाँ पर मान जाते हैं, इसीलिए वो उन वेपन्स को लेने वहाँ से चली जाती हैं। और वहीं उन दोनों को वहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, इसीलिए वूशियांग वहाँ पर लूजिंग से पूछता है कि आखिरकार तुमने हमें यहाँ पर बताया क्यों नहीं कि वो क्रिस्टल असल में तुम्हारा था। जिस पर लूजिंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों की अपने सामने किसी की बात ही नहीं सुनते हो। और वहीं मुचेन भी वहाँ पर अपनी ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने तो मुझे इतना ज्यादा डरा दिया था कि मैंने तो सोचा था कि आज मैं यहाँ से घर ही नहीं जा पाऊंगा, जिस बारे में सोच सोच कर मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। और वहीं वो दोनों भी उसकी इस ओवर एक्टिंग को देखकर हंसे ही जा रहे थे। जिसके बाद हम वहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों अपना सभी काम निपटा कर मार्केट प्लेस से होते हुए वापस जा रहे होते हैं। और वहीं चलते हुए लूजिंग सोच रहा होता है कि उसने अपने 50,000 देने के बावजूद भी उसे यहाँ पर सिर्फ कुछ ही आर्कन वेपन्स मिले हैं, जो कि उसकी स्टोरेज रिंग के अंदर हैं। इसीलिए उसे वहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ इतने से उसके कितने स्कल्स की पावर एक्टिवेट होगी। और वहीं वूशियांग भी लूजिंग के पास में आता है, क्योंकि उसने जाओ फेंग के बारे में सुनकर रखा था, इसीलिए वो वहाँ पर लूजिंग से कहता है कि जाओ फेंग एक क्रेजी पर्सन है और उसे हमने ऑफेंड किया है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि वो हमें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देगा। इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो इसकी इस बात को लूजिंग भी समझ गया था, इसीलिए वो उसे वहाँ पर टेंशन न लेकर सीधे चलने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि वूशियांग का शक बिल्कुल ही सही था, क्योंकि जाओ फेंग उनके ऊपर नजर रखे हुए होता है, जहाँ पर उसका प्लान उन्हें मारने का था और वो वहाँ पर अपनी पूरी तैयारी से आया था, इसीलिए वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जिसके निकलते ही वहाँ पर कई सारे असिस्टेंट्स आ जाते हैं और जाओ फेंग का इशारा पाते ही वहाँ पर लूजिंग और उसके दोस्तों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ पर लूजिंग को भी उनके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो भी वहाँ पर चौकन्ने हो जाते हैं। जिनके साथ ही में वहाँ पर मौजूद लोग भी समझ गए थे, इसीलिए वो भी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और वहीं उन असेसिन्स का लीडर लूजिंग को घूरे जा रहा था। जिसके साथ ही में हमारा ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। और आई होप कि ये वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है आपको क्या करना है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।吸收斗气的速度远超之前，却为什么无法凝聚于体内？小娃娃，看来你需要帮助啊！你到底是谁？你一直藏在我的戒指里。我名为……不是，拒绝这种功法，你为什么一直都不传给我？ 药老，吸你3年斗之气，老夫也是迫不得已。老家伙，你可知道你吸收我的斗之气给我带来了多少屈辱吗？小娃娃，你想变强，想受到别人的尊崇吗？是时候前去迦南学院了。早日找到陨落心眼，也可以早日为你炼制躯体。 我知道萧炎哥哥一定会来的。黄阶2班，萧炎。从今天起，你的麻烦将会络绎不绝。只要有实力，猎物与猎人的位置随时都能调换。我希望我们这支新生势力能像磐石一样屹立在内院强者之列。陨落心灵的本体。还忘了告诉你，那个什么强榜第1名就是我。 就让本王送你上路吧。挑战我，只是萧炎哥哥说想看见我耀眼的一面。强榜前10的名额，我萧炎要定了。
萧炎少爷，小姐该回家了。薰儿，等着我，我会去找你的。不管你背后势力是如何庞大与恐怖，你是我的。守住，千万不能让火蟒突破，否则整个迦南学院将毁于一旦。大长老，那就别怪韩某出手硬抢了。老师，放心吧，清理门户的事情交给我来做。要是你，师兄会让你和老师一起永埋死地。想不到，猎人成了猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这些连累您了。离开吧，弱者没有资格拥有的。识相的话，就乖乖交出火能，否则一会儿你们就只能爬着进内院了。该死的！这到底是什么鬼东西？既然这样，那留你还有何用？若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。薰儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。